नमस्कार दोस्तों। आज हमारे समाज में ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमें पुरानी लग सकती है, लेकिन अगर हम अपने रीति रिवाज को गहराई से समझेंगे तो पाएंगे इसमें कितना रहस्य छिपा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि कितनी गहरी थी। इसी तरह गोत्र प्रणाली भी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे न केवल हमारे वंश को संरक्षित किया बल्कि हेरिडिटी के कारण होने वाले विकारों को भी रोक दिया है। गोत्र जैसी प्रणाली शायद ही किसी सभ्यता में होगी जिसका उद्देश्य आनुवंशिकता की सुरक्षा है। अगर हम इसका विज्ञान समझना चाहें तो इससे पहले हमें यह जानना होगा कि गोत्र प्रणाली का विकास कैसे हुआ। गोत्र प्रणाली का विकास 7 ऋषियों से माना गया है। ये 7 ऋषि है कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमादारी और भारद्वाज। इन 7 ऋषियों ने ही गोत्र प्रणाली की शुरुआत की थी। लोगों को गोत्र और जाति में भ्रम होता है। लोग सोचते हैं कि गोत्र और जाति एक ही चीज होती है, लेकिन यह सच नहीं है। जाति का संबंध व्यक्ति के कार्य से होता है, लेकिन गोत्र पूरी तरह से जीन पर निर्भर होता है। अगर पिता का गोत्र भारद्वाज है तो उसके बेटे का गोत्र भी भारद्वाज ही होगा, चाहे वह कोई भी काम करे। गोत्र प्रणाली की एक और खासियत यह है कि यह पितृ सत्तात्मक प्रणाली है, यानी कि एक पुत्र अपने पिता का गोत्र विरासत में प्राप्त करता है। जब एक महिला की शादी होती है तो वह अपने पति का गोत्र अपना लेती है। हमारे विवाह की परंपरा में इसे कन्यादान कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बेटी का दान हो रहा है, बल्कि बेटी का गोत्र का दान हो रहा है। गोत्र प्रणाली की साइंस को समझने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि गोत्र प्रणाली कैसे हमारी आनुवंशिक बीमारियों को रोकती है। जब एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं करते हैं तो इससे इनब्रीडिंग के कारण होने वाले आनुवंशिक विकारों का संभावना भी कम हो जाती है। हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो हमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में गोत्र प्रणाली की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। उदाहरण के लिए महाभारत के आदि पर्व में परशुराम जी का गोत्र भृगुवंशी बताया गया है, यानी उनका गोत्र भृगु था। महाभारत में वेद व्यास जी ने भी सभी वंश और गोत्र प्रणाली का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं गोत्र प्रणाली के वैज्ञानिक आधार की। मानव शरीर के हर कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें एक जोड़ा अपने माता से आता है और दूसरा जोड़ा अपने पिता से। यह क्रोमोसोम हमारे जेनेटिक के लिए जिम्मेदार होते हैं कि हमारा शरीर कैसा बनेगा, हमारा चेहरा, बाल और आंखों का रंग कैसा होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर का लिंग निर्धारित करता है। वाई क्रोमोसोम केवल पिता से बेटे में आता है और इसी वजह से गोत्र प्रणाली पितृसत्तात्मक है। वाई क्रोमोसोम को ट्रैक करना आसान है क्योंकि यह हमेशा पिता से बेटे में आता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम में एक बड़ी समस्या भी होती है। इसी वजह से एक ही गोत्र में शादी निषेध होती है। अब सवाल उठता है कि अगर इन क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो क्या होता है। हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म होता है जिससे यह क्रोमोसोम आपस में रिकम्बाइन करके सारी गड़बड़ी को ठीक कर लेते हैं। लेकिन यदि दोनों तरफ से यानी माँ और पिता दोनों में एक ही प्रकार की गड़बड़ी या त्रुटि होती है तो यह आनुवंशिक विकार बन जाता है। इसी वजह से एक ही गोत्र में शादी करना निषेध माना गया है। अगर हम वाई क्रोमोसोम की बात करें तो यह और भी जटिल हो जाता है। वाई क्रोमोसोम अपने आप को सुधारने के लिए खुद पर निर्भर होता है, इसलिए यह बहुत ही संवेदनशील होता है। उदाहरण के लिए मिस्र के तुतनखामेन के पिता ने अपने ही बेटी के साथ शादी की थी। इसके परिणाम स्वरूप तुतनखामेन की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। इसी तरह स्पेन के हार्स वंश में भी आपसी विवाह होने के कारण वहाँ की पीढ़ी का जीवन बर्बाद हो गया था। लेकिन हमारे साधु संत पहले से यह जान लिया था, इसलिए गोत्र प्रणाली बनाई ताकि आपस में विवाह न हो और आनुवंशिक विकारों से बचा जा सके। दोस्तों, आप तो यह समझ ही गए होंगे कि गोत्र की प्रणाली सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि यह गहरा वैज्ञानिक आधार है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।